हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। और इसमें हम एकदम लास्ट पे अब आ चुके हैं। लास्ट में अब मिसलेनियस कवर करेंगे और इसके बाद एक दो और टॉपिक्स होंगे, उसको कवर करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीटी 365 खत्म हो चुका होगा। आई होप आपने पुराने सभी पार्ट्स देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को भी। सबसे पहला जो है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024। ठीक है। इस पे ये इसमें क्या है देखते हैं। देखो ये प्राइज जो है डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन सीपीडी के लिए दिया गया है और साथ ही डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए जॉइंटली दिया गया है। ठीक है। डेविड बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के एरिया में यह खोज किया है कि कैसे नए प्रोटीन बनाए जा सकते हैं जो नेचर में नहीं मिलते हैं और जिन्हें सॉफ्टवेयर बेस्ड तरीकों से डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? तो इसका यूज जो है थेरापेटिक प्रोटीन में, ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बनाने में, फिर नैनो मटेरियल्स और बायोसेंसर्स बनाने में किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं जरा कि डेमिस हेसाबिस और जॉन जंपर के ने काम क्या किया है। ठीक है। तो उन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में काम किया है और इन्होंने अल्फा फोल्ड 2 नाम का एआई मॉडल का उपयोग किया है जिससे यह फ्यूचर मतलब प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि प्रोटीन की जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो टिपिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे फोल्ड होता है। और इसका नेक्स्ट सीरीज अल्फा फोल्ड 3 भी इन्होंने डेवलप कर लिया है। और इस टेक्निक का यूज कहाँ होता है? तो इस टेक्निक का यूज देखो दवा बनाने में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को समझने में, प्लास्टिक को तोड़ने वाले एंजाइम को डेवलप करने में किया जा सकता है। और इसका मेजर यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को समझने में है, इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी न्यूज में भी रहता है और सरकार भी इसको लेकर काफी चिंतित रहती है। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके बाद हम जानते हैं प्रोटीन्स के बारे में। थोड़ा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ ले क्या होता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन मेनली 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स में से एक है। जो बाकी 3 बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें से एक लिपिड है, फिर कार्बोहाइड्रेट है और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। और प्रोटीन 20 टाइप के नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड से बने रहते हैं। ठीक है। और अमीनो एसिड जो हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, और इसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते और उनको बाहर के से लेना पड़ता है डाइट के थ्रू। ठीक है। और इस सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रोटीन में कोलेजन और रूबिस्कस सीओ ये ज्यादा प्रमुख है, जो ज्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब की फंक्शंस ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं कि इसका क्या क्या की फंक्शंस है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, जैसे कि एक्टिन जो बॉडी के मसल्स में पाया जाता है। ठीक है। फिर कैटलिस्ट के रूप में इसका यूज होता है, यानी एंजाइम्स के रूप में। ठीक है। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस में, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एमाइलेज एक प्रोटीन है जिसका यूज बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के में इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर हॉर्मोन्स में इसका यूज होता है जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। रेगुलेट करता है, बढ़ाना है कब कब कम करना है। ठीक है ना। उसके बाद फिर एंटीबॉडी के तौर में भी, कि ये बॉडी एंटीबॉडी के तौर में इसको बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीजी। ठीक है। आई स्मॉल जी कैपिटल जी एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे फेरिटिन हो गया। ठीक है। वो आयरन सेल्स में जो शरीर में स्टोर होता है वो। ठीक है। अब इसके बाद फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक ग्राफीन की। ये न्यूज में क्यों है? देखो न्यूज में इसलिए क्योंकि मीटी ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली इंडिया में ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर की को स्टैब्लिश किया है। और ग्राफीन जो है ग्रेफाइट का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टल एलोट्रोप है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स जो होता है, एलोट्रोप्स एक तरह की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ एलिमेंट्स की जो एक या एक से अधिक, सॉरी दो या दो से अधिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। ठीक। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं ग्राफीन के प्रॉपर्टीज की। ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज की क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है इसका 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है स्टील से, लेकिन फिर भी 6 टाइम्स लाइटर है। तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। फिर आती है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। इसमें देखो ये सिर्फ
2.3% ही लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ये काफी, इसलिए ये काफी ज्यादा सुटेबल हो जाता है ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन वगैरह के लिए। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, अगर टच स्क्रीन रहता है ट्रांसपेरेंट, उसमें सिस्टम पे भी वो बटन दबाते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल में दबाते हो, मतलब टच स्क्रीन दबाते हो तो आपके एप्स वगैरह खुल जाते हैं, तो वैसे ही वो ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन के लिए भी काफी बढ़िया साबित हो सकता है ये ग्राफीन। ठीक है, सोलर सेल्स के लिए, फिर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के लिए ये एक तरह से रिवॉल्यूशन लाने की कैपेसिटी रखता है ग्राफीन। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी काफी हाई होती है, यानी 5,000 वॉट पर मीटर पर केल्विन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और इसकी इम्परमिएबिलिटी जो है, ये मतलब एक तरह से इम्परमिएबिलिटी मतलब कि जिस चीज से गुजर ना सके। ठीक है, ये इम्परमेएबल भी होता है गैसेस के लिए, और ये एक तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जितने लाइट गैसेस भी होते हैं वो भी इनसे इसके लिए अभेद्य है, मतलब वो घुस नहीं सकते इसके थ्रू। ठीक है, प्रॉपर हिंदी टर्म में कहूँ तो अभेद्य हैं। ठीक है, फिर क्वांटम प्रॉपर्टीज इनमें देखते हैं, क्वांटम हॉल इफेक्ट भी पाया जाता है, जैसे ये क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और मीटरोलॉजी में भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक, क्वांटम हॉल इफेक्ट क्या है ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो उतना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, फिर पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफीन देखते हैं। इसके क्या क्या पोटेंशियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ये ग्राफीन बेस्ड सेमीकंडक्टर्स बनाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में ग्राफीन का इस्तेमाल होता है, और अभी वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में बहुत जगह ग्राफीन का इस्तेमाल होता भी है। जैसे अगर आप लोगों में से कोई अगर दिल्ली जल बोर्ड गया होगा, दिल्ली जल बोर्ड में भी कुछ जगह पे इस्तेमाल करते हैं ये वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में इसका। ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होता है, अभी बहुत छोटे स्केल पे होता है, लेकिन होता है वहां पे भी। ठीक है ना, फिर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस जैसे ग्राफीन ऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, बायोसेंसर्स का इस्तेमाल होता है, और फिर डिफेंस सिक्योरिटी में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर एनर्जी स्टोरेज में इसका बैटरीज और सुपर कैपेसिटर से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जहाँ पे ग्राफीन का इस्तेमाल होता है। ठीक, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कार्बन फाइबर पे। ठीक है, कार्बन फाइबर, ये इसके रिलेटेड न्यूज है कि कार्बन फाइबर, पहली बात है जानते हैं कि होता क्या है। देखो, कार्बन फाइबर एक तरह का पॉलीमर है, ग्रेफाइट का, जो ग्रेफाइट कंसिस्ट करता है। ठीक है, और काफी थिन होता है ये, और क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है, और फिलामेंट्स, क्योंकि नाम है कार्बन तो इसलिए उसमें कार्बन के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज हैं कुछ की, जो काफी स्ट्रांग होता है और काफी हल्का भी होता है, और इसका केमिकल रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है, मतलब केमिकल, आप इसमें कोई केमिकल बाई स्पिलेज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो केमिकल रिएक्शन तुरंत नहीं करता है ये। ठीक है, कार्बन वैसे भी जानते हो कि वो क्या कहते हैं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होती है, और उसको रिएक्शन, उसका रिएक्शन टाइम थोड़ा बाकी एलिमेंट्स की उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं एलिमेंट है वो। ठीक है, इसलिए हाई केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है इसका। फिर टेम्परेचर टॉलरेंट भी होता है। ठीक है, और एक्सेसिव टेम्परेचर टॉलरेंट होता है, एक्सेसिव हीट पे हो तो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, चाहे इसका क्या कहते हैं एकदम ठंडा हो तो भी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये रिसाइकलेबल भी होता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशंस भी है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट्स में वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन फाइबर रिलेटेड न्यूज खत्म होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। ये थोड़ा न्यूज में रहता है, अभी भी न्यूज में है, इलॉन मस्क की वजह से, उनका जो टेस्ला है तो उस वजह से ये न्यूज में थोड़ा है भी। तो जानते हैं इसके बारे में ये है क्या। देखो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं, इनके बीच का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरीज से पावर मिलती है, जैसे लिथियम आयन बैटरीज हुई। ठीक है, दूसरी तरफ इंटरनल कंबशन इंजन जो है, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सीएनजी हुआ, इस सब पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के केस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि आईसीई व्हीकल्स जो होते हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन वाली व्हीकल्स, तो आईसीई बोलूंगा अभी से। ठीक है, और इसमें एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी कन्वर्जन रेट जो होता है 60 से 80% तक का होता है, जबकि आईसी व्हीकल्स का सिर्फ 20 से 30% होता है, क्योंकि फ्यूल कंबशन में काफी हीट लॉस हो जाता है। इसीलिए आप जब देखते हो कि गाड़ियां जब आती हैं कंबशन वाली, फ्यूल कंबशन वाली, तो उनके साइलेंसर वगैरह काफी हीटेड रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी उसी में लॉस हो जाती है। ठीक है, फिर ब्रेकिंग सिस्टम का भी डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वापस
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि आईसी व्हीकल्स में फ्रिक्शन ब्रेकिंग सिस्टम का यूज होता है। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जैसे बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हुआ, ये फुली इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड होते हैं और हाइब्रिड से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं ये। ठीक है। इसके बाद में फिर आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये आईसीई और बैटरी पावर्ड मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसा कि नाम हाइब्रिड है, तो उससे आपको अंदाजा लगा लीजिए आप कि मतलब हाइब्रिड है तो आईसीई भी यूज होगा और बैटरी भी होगा, मतलब कोई दो चीज इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल दोनों है साथ में। ठीक है। फिर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसमें आईसीई भी यूज होता है और बैटरी को एक्सटर्नल सॉकेट से चार्ज किया जाता है। ठीक है। उसका फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, जैसे हाइड्रोजन एफसीईवी। ठीक है। मतलब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम पे आते हैं। ये ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने पीएम इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवॉल्यूशन के इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट पीएम ई ड्राइव स्कीम को नोटिफाई किया है। ठीक है। इसके स्कीम के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 ईएमपीएस 2024 जैसे स्कीम्स को सबस्यूम किया गया है। ठीक है। और ये स्कीम जो है फास्टर एडॉप्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया, फेम, काफी पुराना ये स्कीम है फेम इंडिया। ठीक है। उस इनिशिएटिव को भी रिप्लेस कर देगी ये। ठीक है। फेम भी आया था, फेम 2.0 भी आया था, तो उसको रिप्लेस कर देगी, इसलिए आप फेम पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिप्लेस हो चुका है, उससे ज्यादा सवाल आने के भी चांसेस बहुत कम है। फिर पीएम ई ड्राइव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अडॉप्शन को बढ़ावा देना, जिसमें लोगों को अपफ्रंट इंसेंटिव मिले और ईवीज खरीदने के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया जा सके। ठीक है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नोडल मिनिस्ट्री आपको याद रखना है। ठीक। इसके कुछ की फीचर्स के बारे में आप देख लेते हैं। की फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहले सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट आता है की फीचर्स में। ठीक है। तो कंज्यूमर्स के लिए डिमांड इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि कि ईवी का अडॉप्शन रेट बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो इसके बाद में फिर इस स्कीम में जो है कैपिटल एसेट्स के लिए भी ग्रांट्स दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ई बसेज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाएगा जो टेस्टिंग एजेंसीज को अपग्रेड करे। ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी पीएमए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, जो सेक्रेटेरियल, मैनेजेरियल और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पीएमपी, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ओईएम्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ और इंसेंटिव्स हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं। उनमें से आता है जीएसटी को 12% से 5% तक रिड्यूस करना, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी टीबीईएम के फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है, और पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पीएसएम स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के अंदर ई बसेस की प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशंस को स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है। इस स्कीम में डिमांड इंसेंटिव्स और व्हीकल्स के लिए दिए गए जाएंगे जो मोटर व्हीकल्स के अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंडर रजिस्टर हों और उनमें एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे एक और चीज रह गया है कैटेगरीज का। ठीक है। कैटेगरी जो डिमांड इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगी वो टू व्हीलर्स ई होंगी, ई टू व्हीलर्स। ठीक है। फिर थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ई रिक्शा, फिर ई एम्बुलेंसेस, फिर इलेक्ट्रिक प्लग इन और हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, फिर ई ट्रक्स भी। ठीक। ई ट्रक्स और नए इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल के टेक्नोलॉजीज। ठीक है। ये इस डिमांड इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है वो याद रखने की आपको जरूरत है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एमएमडीआरए 1957 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एरिया लिमिट बढ़ा दी है ताकि कार्टल्स को रोका जा सके। ठीक है।
और क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए लेकिन इनकी जो है ग्लोबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन इस पे हमेशा रिस्क बना रहता है। और इसका एक एग्जांपल है लिथियम हो गया, ठीक है, और भी एग्जांपल्स जैसे कोबाल्ट, निकल, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट रिलीज की है, तो ये क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट ये है, ठीक है, आप इसको देख लेना। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, अ, इसके बारे में आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, उसके थ्रू ओवरसीज मिनरल एसेट्स एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स का सप्लाई सिक्योर किया सके, ठीक है। और इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी के इंडिया जो है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी का भी मेंबर बन गया है, जो सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और इसके अलावा इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए पार्टनरशिप भी साइन की है, ठीक है ना। और एक स्पेशल मिनरल को डिस्कस कर लेते हैं, टेंटलेलम, ठीक है, टेंटलम। और ये एक रेयर मिनरल है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, और प्योर फॉर्म में ये हाईली डक्टाइल भी होता है, ठीक है। और इसका यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैपेसिटर, सर्जिकल इम्प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोप्लेन्स और मिसाइल्स में इसका यूज होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिथियम। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, आपने लिथियम का नाम सुना भी होगा। और लिथियम जो है एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट एल्कली मेटल होता है, जो सबसे कम डेंसिटी का टॉक्सिक मेटल होता है। ये वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत जल्दी इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ, ठीक है। लिथियम नेचर में फ्री मेटल के रूप में मिलता है, और बल्कि सॉरी, लिथियम नेचर में फ्री मेटल के रूप में नहीं मिलता है। और इग्नियस रॉक और मिनरल स्प्रिंग्स में इस बहुत छोटी मात्रा में पाया भी जाता है, ठीक है। फिर लिथियम कंटेनिंग मिनरल्स में स्पोड्यूमिन, फिर पेटालिन, फिर लेपिडोलाइट और एम्बी एम्बीलाइगोनाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नाम थोड़े टिपिकल हैं, तो नाम पे उतना ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है आपको, बस लिथियम के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बहुत जानना है, ठीक है। क्योंकि इतना चीज वैसे भी आप कितनी बार मेमोराइज कर लो एग्जाम के टाइम, उतना इतने टफ टफ नाम जल्दी दिमाग में आते नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे इसका ये टेक्सचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट, और एल्कली होता है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी में एल्कलिक है, टॉक्सिक है, ठीक है। उसका फिर लोएस्ट डेंसिटी है, फिर विगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स जिसमें लिथियम मौजूद होते हैं, इसमें से एक दो नाम आप याद रख लो, बाकी जैसे नाइट हो गया, लिपि लेपिडोलाइट हो गया, पीटालाइट हो गया, नाम रट्टा मत मारना, दो चार बार याद रखो तो दिमाग में, दो चार बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट हम आते हैं इसका एक्सट्रैक्शन जो है मोल्टेन लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, ठीक है। और इसके कुछ मेजर एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं लिथियम के। तो सबसे बड़ा जो है बैटरीज, जैसे पेसमेकर, ठीक है, और क्लॉक्स के नॉन रिचार्जेबल बैटरी, लिथियम आयन बैटरी आप लोगों ने कई बार इस लेक्चर में बोल दिया है, और वैसे आप लोग जानते भी होंगे लिथियम आयन बैटरी, तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो बैटरीज में ही होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में फिर लिथियम के बाद फिर अलॉयज बनाने में, ठीक है, अलॉय जैसे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ अलॉय करने में, और जो एयरक्राफ्ट और क्रूम प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसका फिर इंडस्ट्रियल यूज इसका है, जैसे एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम्स और ग्लास सिरेमिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, अच्छा एक और चीज रहेगी आपका, कि इंडिया में जो है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च ने मंड्या डिस्ट्रिक्ट में 1600 टन का लिथियम रिसोर्स स्टैब्लिश किया है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में भी था, ये बताना मैं भूल गया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन पे। ये क्या है और क्यों न्यूज में है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नेशनल हाईवेज फी अमेंडमेंट रूल 2024 को नोटिफाई किया है, जो नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 के अंदर जीएनएसएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये सिस्टम जो है हाईवेज पर सीमलेसली टोल कलेक्शन को इंश्योर करेगा, और मैनुअल टोल बूथ्स की डिपेंडेंसी को कम करेगा। अब हम बात करेंगे एक नए सिस्टम की,
के बारे में जो फास्टैग को रिप्लेस करता है, जिसे कहते हैं जीएनएसएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ नाम लिया तो आप सोच रहे होंगे, तो जीएनएसएस के बारे में बात करते हैं। जीएनएसएस का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग का यूज करके व्हीकल्स का पोजीशन ट्रैक करेगा और टोल डिस्टेंस के बेसिस पर टोल कलेक्ट करेगा। ठीक है, और इस सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है ओबीयू यानी ऑन बोर्ड यूनिट। ठीक है, ये रहा ओबीयू ऑन बोर्ड यूनिट, और जो एक जीएनएसएस इनेबल्ड डिवाइस होती है और व्हीकल के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइस जो है व्हीकल के रूट को डिटरमाइन करेगा और अपनी टोल कैलकुलेट करता चला जाएगा, कितना दूर व्हीकल चला कितना टोल उसका होगा। ठीक है, और उसके दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एएनपीआर कैमरा सिस्टम। एएनपीआर कैमरा सिस्टम क्या है? ये हाईवेज पर लगाए जाएंगे ताकि व्हीकल का नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके टोल मनी डिडक्ट किया सके। ठीक है, इस सिस्टम में जो है जियो फेंसिंग का भी यूज किया जाएगा, और जियो फेंसिंग का मतलब है कि एक वर्चुअल ज्योग्राफिकल एरिया क्रिएट करना जो किसी भी जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के एंटर या एग्जिट होने पर एक स्पेसिफिक एक्शन ट्रिगर करता हो। ठीक है, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो जीएनएसएस में बेनिफिट्स ये हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन रोड साइड टोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम कर देगा और हाईवेज के कंजेशन को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर हम फास्टैग और जीएनएसएस बेस्ड ईटीसी का कंपैरिजन करें, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, अभी से ईटीसी बोलूंगा इसको, तो एटसेट्रा मत समझना, इसको इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है। ठीक है, अगर हम फास्टैग और जीएनएसएस के बीच के कंपैरिजन करें तो देखो ऐसे पैरामीटर्स के हिसाब से कंपैरिजन करके देखते हैं। तो जीएनएसएस बेस्ड जो ईटीसी सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग और एएनपीआर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जबकि फास्टैग जो है वो आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जीएनएसएस बेस्ड जो ईटीसी है, ये इसके लिए व्हीकल में ओबीयू विद जीएनएसएस कनेक्टिविटी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जबकि फास्टैग के लिए सिर्फ आरएफआईडी टैग विंडशील्ड पर लगाना पड़ता है। ठीक है, और टोल टैक्स कलेक्शन कैलकुलेशन का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। जीएनएसएस बेस्ड ईटीसी रियल टाइम व्हीकल मूवमेंट के डाटा पे टोल कैलकुलेट करता है, जबकि फास्टैग में फिक्स्ड रेट्स होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एटम्स फॉर फूड। एटम्स फॉर फूड एक साइंटिफिक फोरम है जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आईएईए के साथ पार्टिसिपेट किया है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। ठीक है, एटम्स फॉर फूड का जेनेसिस आईएईए और एफएओ के द्वारा किया गया है। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है, और इसका जो मेन पर्पस है न्यूक्लियर टेक्निक्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना। ठीक, इसके की एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इरेडिएशन टेक्निक। इसमें फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है। फिर अगला है फॉलआउट रेडियो न्यूक्लियाइड एफआरएन टेक्निक। इसको सॉइल में रेडियो न्यूक्लियाइड कंसंट्रेशन को एनालाइज करके इरोजन पैटर्न्स को मेजर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन स्टार टेक्नोलॉजी, सीआरएनएस। इसमें क्या होता है कि लार्ज एरियाज में सॉइल मॉइस्चर मेजर किया जाता है, और कैसे मेजर करते हैं? बाय डिटेक्टिंग कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर अगला टेक्नोलॉजी है रेडियो इम्यूनो एसे टेक्नोलॉजी। इसमें हार्मोन्स लेवल डिटेक्ट किया जाता है जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रिसाइज टाइमिंग इंश्योर किया करती है। ठीक है, फिर स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, सिट, एसआईटी। इसमें क्या होता है? इसमें इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टरलाइज इंसेक्ट्स को वाइल्ड इंसेक्ट्स के साथ मेट करने दिया जाता है। और फाइनली एक और है नाइट्रोजन 15 का टेक्नोलॉजी। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये की एप्लीकेशन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की इन एग्रीकल्चर। तो इसमें सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, तो मेजोरिटी लोग सोचेंगे कि नहीं, तो उसका तो एनर्जी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको वैसा नहीं सोचना है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी होता है, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, अगला ये है कवच। ये कवच जो है एक सेफ्टी सिस्टम है जिसे इंडियन रेलवेज ने 10,000 लोकोमोटिव्स में इंस्टॉल करने जा रहा है, और ये एक सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें एरर प्रोबेबिलिटी 1 in 10,000 ईयर्स होती है, और इसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन आरडीएसओ ने डेवलप किया है। इसके की फीचर्स में सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, एसपीआईटी का प्रिवेंशन और ओवर स्पीडिंग के अगेंस्ट ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम शामिल है। ठीक है,
फिर इसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है, और जापान ने नए येन बैंक नोट्स इशू किए हैं जो 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज करके यूज जिसमें यूज होता है काउंटरफिटिंग को रोकने के लिए। ठीक है, काउंटरफिटिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि देश की इकोनॉमी को खोखला करने की कैपेसिटी रखता है ये जो फेक नोट्स होते हैं। ठीक है, उसी से लड़ने के लिए 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जापान ने किया है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, होलोग्राम टेक्नोलॉजी के बारे में अगर जाने तो ये एक फोटोग्राफिक पैटर्न होता है जो कोहेरेंट लाइट के इल्यूमिनेशन पर 3 डायमेंशनल इमेज दिखाता है। आपने देखा होगा बचपन में किताबों के ऊपर एक होलोग्राम रहता था, जो सीबीएसई से पढ़ के आए होंगे वो एस चंद की किताबें अगर 9th 10th 11th 12th में मैथ्स में पढ़े होंगे, आर डी शर्मा, तो उसमें भी एक होलोग्राम होता था जो चमकता था। ठीक है, तो वही उसी टेक्नोलॉजी, एक तरह से उसी वही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो फोटोग्राफिक पैटर्न जो है कोहेरेंट लाइट की इल्यूमिनेशन पे 3D इमेज दिखाता है, और होलोग्राम जो होते हैं डिफरेंट इमेजेस और कलर्स से दिखाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्यूइंग एंगल। जिस एंगल से आप देख रहे हो उस एंगल में एक कलर दिखेगा, किसी एंगल देखने का चेंज करोगे तो फिर दूसरे कलर का दिखेगा। ठीक है, तो होलोग्राम का फॉर्मेशन जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या है, ये फिजिक्स में चीज है तो इसका जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानोगे कि होलोग्राम का प्रिंसिपल इसको फॉलो करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लिक्विड नाइट्रोजन की तरफ, जो रिसेंटली न्यूज में रहा है। एफएसएसएआई ने अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की है, जो फूड सर्विंग एस्टेब्लिशमेंट में इसका रेगुलेट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये कलरलेस और ओडरलेस होता है। इसका फंक्शनल यूज फ्रीजिंग एजेंट, प्रोपेलिंग, पैकेजिंग गैस और फोमिंग एजेंट के रूप में होता है, मगर ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट, बर्न्स, फिर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। फूड और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 के मुताबिक लिक्विड नाइट्रोजन एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एडिटिव है। जीएमपी होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, ये होता क्या, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जैसे एक हर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका इस्तेमाल करके जो चीज बनाई जाती है वो उसको जीएमपी सर्टिफाइड कहते हैं। ठीक है, आप कई सारे फूड वाले प्रोडक्ट्स में देखोगे जीएमपी सर्टिफाइड लिखा है, तो जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं थर्माइट पे। ये एक डेंजरस सब्सटेंस है जो नए टाइप के ड्रोन, ड्रैगन ड्रोन के थ्रू रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, थर्माइट एक एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, और जब ये इग्नाइट होता है तो एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन होती है जो बुझाई नहीं जा सकती। हालांकि थर्माइट जो है इंटरनेशनली बैंड है, लेकिन यूएन की कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के तहत सिविलियन एरियाज में इंसेंडरी वेपन्स के तौर पे इसका यू सॉरी बैंड बैंड है इसका, प्रोहिबिटेड है इसका यूज। ठीक है, सिविलियन एरिया में, लेकिन यूज हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में, तो इसलिए ये थोड़ा न्यूज में है। तो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन खत्म होता है। अब देखें अब कौन से टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं। अब खत्म हो गया आपका पीटी 365, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आई होप आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पुराने लेक्चर्स भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और उसको पढ़ो, और इसके बाद जो जो बचेगा हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करा दें। ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बचा हुआ है, और बस इसके साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एक बार आप सारा पढ़ लेना, जो भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको हम आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकते हो, चाहो तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।